हेलो। हेलो, जेठमलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। हुज दैट? सर दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? वो एक पुलिस वाले का बेटा था, लेकिन उसकी नजर में कानून का कोई मोल नहीं था। वो कद से छोटा था, लेकिन मन में सपने बड़े थे। सपने थे पैसे कमाने के, बड़ा आदमी बनने के, सपने थे रुतबा हासिल करने के। लेकिन ये सब वो पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छी नौकरी के बल पर हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि शरीर की ताकत और मसल पावर की बदौलत उसने वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था। आज लगभग 4 दशकों से उसके जुर्म का साम्राज्य मुंबई से होकर हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में कायम है। एक ऐसा डॉन जिसे कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, पर एक मुल्क ने उसे छिपा रखा है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के कुख्यात सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर की। फिल्म डॉन का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। 11 मुल्कों का तो पता नहीं, मगर इस डॉन के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर के कई मुल्कों की पुलिस इसे ढूंढ रही है। आज इसकी उम्र है 65 साल, कद 5 फुट 5 इंच, लेकिन इसका रुतबा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा है। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में रहा करते थे। इसी क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम का बचपन भी गुजरा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वो तो बचपन से किया करता था, लेकिन जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसके पांव कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। परिवार में खाने वाले मुंह ज्यादा थे, लेकिन कमाने वाले हाथ 2 ही थे। बचपन में गरीबी के पांव घर में ही जम गए। घर में खुशियां तब आती थी जब इनके घर पर करीम लाला या हाजी मस्तान के यहाँ से बख्शीश आया करती थी। दाऊद इब्राहिम करीम लाला की पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गया था और अब वो अपने आप को उसी तरह बनाना चाहता था। लड़ाई झगड़े तो आम बात थी। जुर्म की दुनिया में उसकी घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे धीरे छोटा मोटा स्मगलिंग का काम शुरू किया और इसमें उसे साथ मिला अपने बड़े भाई शब्बीर कास्कर का। लेकिन साल 1979 आते आते दाऊद इब्राहिम स्मगलिंग में आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे ये काम छोटा लगने लगा। उसने एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की, लेकिन इसमें वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद बाहर आकर वो करीम लाला की गैंग में शामिल हुआ। उस समय मुंबई में करीम लाला का जलवा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन होने के नाते अवैध वसूली, स्मगलिंग, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना जैसे बहुत सारे काम वो अकेला संभाला करता था। दाऊद इब्राहिम करीम लाला के साथ जुड़कर काम करने लगा। आगे चलकर इसने करीम लाला को भी सुपरसीड करना शुरू किया और आज के समय में ये इतना बड़ा नाम बन गया कि अमेरिका जैसे देश ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में रखा है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज इसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। आज भी अपने गुप्त ठिकाने में परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। दाऊद इब्राहिम के रिलेशन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के साथ भी जुड़े हुए हैं। साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने जब दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की तो इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम 4थे नंबर पर आया। दाऊद इब्राहिम की तलाश सुरक्षा एजेंसियों को उस समय सबसे ज्यादा हो गई जब मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। साल 1993 में मुंबई में लगातार कई बम धमाके हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। दाऊद इब्राहिम इन बम धमाकों का मुख्य साजिश करता। तब से लेकर अब तक सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों को इस व्यक्ति की तलाश है। जिस समय मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उस समय दाऊद की उम्र 38 साल थी, लेकिन तब से लेकर अब तक समय की नदी में पानी बहुत बह चुका है। दाऊद इब्राहिम की जवानी ढल चुकी है, शरीर पर बुढ़ापा कब्जा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अंडरवर्ल्ड में इसका रुतबा कम नहीं हुआ। आज भी इसके नाम का सिक्का चलता है। भले ही दाऊद इब्राहिम जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हो, लेकिन उसकी अपनी पकड़ अब भी हिंदुस्तान में रह रहे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति लोगों पर है। उसके इशारे पर आज भी यहाँ कांड होते रहते हैं। कहते हैं कि आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर उसने ही हिंदुस्तान पर 26/11 का हमला कराया। साल 1940 के दशक में मुंबई पर कई माफिया डॉन का कब्जा हुआ करता था, जिसमें करीम लाला, हाजी मस्तान के साथ साथ दूसरे गैंगस्टर भी शामिल थे। लेकिन उस दौर में खून खराबा नहीं हुआ करता था। लेकिन वक्त बदलता रहा और काम करने के तौर तरीके भी बदलते रहे। आगे चलकर के दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के गैंग को ज्वाइन किया, लेकिन उनके काम करने के तरीके को सीखने के बाद उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर अपना अलग ही काम करना शुरू किया। इस बात से नाराज होकर करीम लाला ने एक बार दाऊद इब्राहिम की जबरदस्त पिटाई कर दी। दाऊद इब्राहिम उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। वो करीम लाला के बेल्ट से पिटता रहा।
आगे चलकर साल 1975 में उसने हाजी मस्तान की गैंग को ज्वाइन किया और धीरे धीरे हाजी मस्तान का करीबी हो गया। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम और उसका भाई मुंबई के पठान गैंग का दुश्मन हो गया और इनकी दुश्मनी सड़कों पर खुलकर सामने आने लगी। साल 1981 के दशक के शुरुआती साल में पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कासकर की हत्या कर दी। इसका बदला दाऊद इब्राहिम ने ले लिया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई गई और आगे चलकर उसने वो पोजीशन हासिल कर ली जो कभी करीम लाला की हुआ करती थी। दाऊद इब्राहिम ने रियल एस्टेट के व्यापारियों को धमकाकर अवैध वसूली की। फिल्मी दुनिया में उसका दखल बढ़ता जा रहा था। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और इसके साथ ही स्मगलिंग, फिरौती जैसे दूसरे काले काम वो बेखौफ होकर धड़ल्ले से कर रहा था। उसके ये कारनामे जारी थे। धंधा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। जैसे जैसे उसके काले कारनामे बढ़ रहे थे, जुर्म की दुनिया में उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था और पुलिस थाने में उसकी फाइलों का वजन भी। साल 1993 के बम विस्फोट के बाद साल 1994 में वो अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन दुबई जाने के बाद भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि वो और बढ़ता गया। हर तरह के अवैध काले कारनामे पर उसका कब्जा था और उसकी मनमानी चलती थी। लेकिन मुंबई बम धमाकों की जांच की आंच जब उसके पास तक पहुंचने लगी तो उसने दुबई भी छोड़ दिया और पाकिस्तान के किसी गुप्त ठिकाने पर रहने लगा। उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ साथ वहां की सरकार का भी समर्थन हासिल था। लिहाजा पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह उसे कोई दूसरी नहीं लगी। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम ने दुबई के अमीर शेखों से अपने अच्छे संबंध बनाए और इस संबंधों का फायदा उठाकर दुबई के रियल एस्टेट में भी अपना काम शुरू किया। इसके बाद उसने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना दखल बढ़ाना शुरू किया। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों के इंटरनेशनल राइट्स दाऊद इब्राहिम के दबाव में उसे बहुत ही कम कीमत में बेचने पड़े। दाऊद इब्राहिम की प्राइवेट पार्टीज में जिस फिल्मी कलाकार हीरो हीरोइन को आने का न्योता मिलता, उस पार्टी में वहां जाकर एंटरटेनमेंट करना उन कलाकारों की मजबूरी हो जाती थी। ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा बॉलीवुड पर इतना बढ़ गया कि वसूली के चक्कर में हत्याएं होने लगी। कैसेट के गुलशन कुमार की हत्या के बाद बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की दहशत और भी बढ़ गई। अंडरवर्ल्ड के लोग बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स को डरा धमकाकर उनसे अवैध वसूली करने लगे। आगे फिल्म इंडस्ट्री से आगे बढ़कर दाऊद इब्राहिम की नजर क्रिकेट पर पड़ी। क्रिकेट के मैचों की फिक्सिंग होने लगी, खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होने लगी और मैच पर सट्टे का कारोबार होने लगा। इस तरह के तमाम काम करके इसने हजारों करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाकर रखी है। दुनिया के कई देशों में इसकी संपत्ति है। ये और बात है कि इसके बावजूद ये छुपकर रहने को मजबूर है। आपकी और हमारी तरह ये अपने घर के आगे अपने नाम की नेम प्लेट लगाकर नहीं रह सकता। आज दाऊद इब्राहिम की जिंदगी का हर एक पल डर के साए में गुजरता है। उसे लगता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कोई भी गोली कभी भी उसकी जान ले सकती है। फिलहाल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना के बूते पर किसी सुरक्षित ठिकाने पर रह रहा है। लेकिन जिस जुर्म की दुनिया की तरफ उसने खुद ही कदम बढ़ाया था, आज वही जुर्म की दुनिया धीरे धीरे उसके लिए मौत की दुनिया बनती जा रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।